नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश फेस टू फेस विद शाहीन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार फेस टू फेस विद शाहीन में हमारे साथ हाजिर हुए हैं युवा विंग अध्यक्ष, जी हाँ, श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष, युवाओं के मार्गदर्शक मनीष पांडे जी। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में हमारे, आपका बहुत बहुत जी नमस्कार। मैं ग्रैंड एशियन के सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि इस फेस टू फेस विद शाहीन के माध्यम से मुझे जनता के प्रश्नों का जवाब देने का अवसर मिल रहा है। सर, आप श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जो समिति है बढ़ चढ़कर कार्य भी कर रही है, और नया क्या समिति से जुड़कर आप कार्य करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर समिति 36 वर्षों से लेकर भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चल रही है। हम सब निरंतर भगवान राम के जन्मोत्सव को मना रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जो एक पहचान है, निरंतर लोगों के बीच में समाज के साथ जुड़कर मानव सेवा को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है, काम किया है, निरंतर उस काम से भी जुड़ रहे हैं। पर अभी के वर्तमान स्थिति में श्री राम जन्मोत्सव समिति की बात करें तो हम मुख्य तौर पर अभी लोगों को अपने विचारों से जोड़ रहे हैं, विस्तारीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और संगठन को और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 1100 मंदिरों से ध्वज यात्राएं श्री राम जन्मोत्सव समिति की निकलती है। तो इस संगठन को और अपने वैचारिक दृष्टि से इसमें आज के युवाओं को किस तरीके से अपनी उपयोगिता जो भारतवर्ष में उनकी होनी चाहिए, उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं और उसके लिए विस्तारीकरण हो रहा है। सर, मैं नगर निगम के होने वाले चुनावों को लेकर आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी आपके साथ। आगामी दिनों में नगर निगम के चुनाव है भिलाई में। श्री राम जन्मोत्सव समिति के सदस्यों की, आपकी, क्योंकि युवा विंग अध्यक्ष हैं आप, क्या भूमिका होगी? क्या चुनावी मैदान में समिति के लोग होंगे? सबसे पहली चीज तो श्री राम जन्मोत्सव समिति एक धार्मिक संगठन है और आज से नहीं, पहले से धर्म और राजनीति के बीच में बहुत सारी चीजें चलती रही हैं। भगवान कृष्ण के महाभारत से लेकर अभी तक लोग इस चीज की चर्चा करते आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के आंदोलन की बात कही, तब लोगों ने इस बात को प्रमुखता से कहा कि एक राजनीतिक दल किसी मंदिर के बारे में या किसी धार्मिक संस्था के बारे में कैसे बात कर सकता है। पर वो जो धार्मिक संस्था है, मंदिर, जो राम मंदिर, जो लोगों की आस्था का केंद्र है, वो बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि भगवान राम का जन्म उस अयोध्या में हुआ था और उसके लिए ये राम जन्मोत्सव समिति का गठन उस समय लोगों ने किया। धर्म क्या कहता है, धर्म क्या है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। धर्म वो नहीं है कि सिर्फ हम जय श्री राम का नारा लगाएं और भगवा गमछा पहन के लोगों के बीच में जाएं। धर्म वो है जो मानव सेवा करे, परोपकार से जुड़े, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो। सभी के ग्रंथों में भी इस चीज को सर्वोपरि रखा है कि परोपकार का बात कहा गया है। कि परोपकार क्या है? परोपकार यह है कि जब किसी की जरूरत पड़े तो लोग उसके साथ खड़े रहें, मानव सेवा करें। तो हमारी जो संगठन है, हम राम जी के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, पर राम जी के पद चिन्हों पर भी चल रहे हैं। ये जो लोगों ने एक बहुत सारी बातें राम जन्मोत्सव समिति को लेकर करना चालू कर दी, मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम लोग सामाजिक दृष्टि से कहें, अगर हम लोग डेंगू में लोगों को ब्लड डोनेट करते हैं, लोगों को कोरोना के समय लोगों के घर पर अगर हम सूखा राशन और बाकी चीज़ों की मदद करते हैं, तो उसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। ये धार्मिक संगठन है और ये इसका जो सोच है, इसको लेकर हम लोग निरंतर चल रहे हैं, समाज सेवा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक कि चुनाव की बात है, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कांग्रेस एक राजनीतिक दल है तो कांग्रेस में सिर्फ एक वार्ड से एक ही प्रत्याशी रहेगा। उनके अंदर भी लगभग एक वार्ड से 6 प्रत्याशी, 7 प्रत्याशी एक पद के लिए उन लोग भी वो कर रहे हैं। तो
ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिसको लगता है कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ और मैं जनता का विश्वास जीत सकता हूँ, वो चुनाव लड़ता है। तो ऐसी कोई अभी हमारी सोच नहीं है कि हम नगर निगम चुनाव में लड़ेंगे। ये जरूर है, इस चीज का आश्वस्त हम जरूर करेंगे कि सही जनप्रतिनिधि आए और कांग्रेस मुक्त भिलाई नगर निगम हो, जामुल पालिका हो, रिसाली नगर निगम हो और भिलाई 3 चरोदा का निगम हो, इसको भी हम आश्वस्त करेंगे। मैंने सर बताएंगे, आप श्री राम जन्मोत्सव समिति के आप युवा विंग अध्यक्ष हैं और बीते 36 सालों से समिति कार्य कर रही है। अभी आप युवा विंग अध्यक्ष हैं, किस तरह का नया कार्य समिति में करेंगे, युवाओं को किस तरह तैयार करेंगे? देखिए, हमारी जो संगठन है श्री राम जन्मोत्सव समिति, उसकी जो मुख्य तौर पर जब 1986 में जब ये संगठन बनी थी तो ये राम मंदिर आंदोलन से बनी थी और उस समय पूरे देश के अंदर ये वातावरण था कि चूंकि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था तो राम मंदिर बनना चाहिए। तो ये एक धार्मिक संगठन है, लोगों को धर्म से जोड़ने के साथ साथ सेवा से जोड़ने का काम हमारी संगठन करते हुए आ रही है। युवाओं के अंदर 2 भावनाओं को लेकर विशेष तौर पर समिति निरंतर काम करती है। एक कि हर युवा के अंदर अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा, राष्ट्रवाद होना चाहिए और दूसरा हिंदुत्व के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरणा दे। हिंदुत्व इसलिए क्योंकि हिंदुत्व ये कहता है कि सभी धर्मों का, सभी समाज का सम्मान भी होना चाहिए और साथ ही साथ इस हिंदुओं के स्थान पर हिंदुओं का स्थान होना चाहिए। इस सोच के साथ श्री राम जन्मोत्सव समिति काम कर रही है और युवाओं के अंदर इस विचार को, जो भगवान राम ने जो पूरे संसार को एक दिशा दी है और एक विचार और सोच दी है, उस विचार और सोच का समावेश करके युवाओं के अंदर भी आज हिंदू संस्कृति के प्रति किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, इस संस्कृति के प्रति भी उनको जागरूक करने का काम हमारी समिति कर रही है। और वर्तमान की स्थिति में हम लोग युवाओं के विस्तारीकरण में लगे हैं। प्रखंड स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर महिला विंग बन रही है, मुख्य शाखा बन रही है। तो लोगों को इस विचार से जोड़ा भी जा रहा है और जोड़ने के साथ साथ आज के समय में हमारी सक्रियता की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्वेच्छा से इस समिति से जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छी संख्या में जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विचार से हम शुरुआत से चले हैं लगातार 36 वर्षों से, वो आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जैसे राजनीतिकरण से इसको जोड़ा जा रहा है समिति को, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, राजनीतिकरण से जोड़ना ये तो लोगों के अलग अलग धारणाएं और अलग अलग चश्मों से लोग देखते हैं। पर अगर हम समाज की सेवा करते हैं, अगर मान लीजिए डेंगू में हमने लोगों को ब्लड डोनेट किया, सबसे ज्यादा ब्लड हमारी समिति ने डोनेट किया, तो ये राजनीति कहाँ से? कोरोना के फर्स्ट वेव में लोगों की मदद की, सेकेंड वेव में लोगों की मदद की, लगभग 2000 परिवारों तक सूखा राशन गया। 2 टाइम मिशन कर्तव्य के तहत पका हुआ खाना लोगों तक पहुंचा। गौ सेवा के क्षेत्र में जब लॉकडाउन लग गया था और लोग घर से नहीं निकल रहे थे, मार्केटों से नहीं निकल रहे थे, तो हमने उनकी गौ सेवा भी की। और जो लोग कोरोना में जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा था, जो सक्षम नहीं थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने आर्थिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर, हमारी पूरी टीम ने मिलकर उनकी मदद की। तो ये राजनीति कहाँ से? राजनीति तो तब होती जब हम किसी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कराते और किसी को चुनाव लड़वाते। पर अभी तक हमारी समिति में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम एक विचार के साथ चल रहे हैं। हमने अपना आदर्श आरएसएस को माना है और आरएसएस भी मानव सेवा में विश्वास रखती है। उस मानव सेवा को हम भी उसी 2 चीज से कि राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में आज के युवा की क्या सहभागिता होनी चाहिए, उस सोच को लेके हम चल रहे हैं। और हिंदुत्व की जो विचारधारा है जिसमें सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, इस सोच को लेकर भी हमारी समिति निरंतर काम कर रही है। सर, आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव हैं भिलाई में, समिति श्री राम जन्मोत्सव समिति की क्या भूमिका होगी?
क्या अपने प्रत्याशी मैदान पे उतारेंगे? श्री राम जन्मोत्सव समिति की वही भूमिका होगी जिस प्रकार से भगवान राम ने एक वानर सेना तैयार की थी हनुमान जी के प्रतिनिधित्व में और लंका का दहन किया था, रावण का दहन किया था। वही भूमिका श्री राम जन्मोत्सव समिति के आने वाली चुनाव में। कांग्रेस मुक्त भिलाई नगर निगम हो, जामुल पालिका हो, रिसाली नगर निगम हो और भिलाई 3 चरोदा निगम, और आने वाले समय में 2 साल बाद छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस मुक्त हो, इसको आश्वस्त श्री राम जन्मोत्सव समिति करेगी। सही जनप्रतिनिधि भिलाई के लिए चुन के आए, जो भिलाई के लिए काम करें, भिलाई के सौहार्द को बनाए रखें। भिलाई जिसको मिनी इंडिया कहा जाता है, कल्चरल के क्षेत्र में कहा जाता है कि पूरे देश का समावेश अगर किसी शहर में है तो वो भिलाई के अंदर है। तो उस समावेश को जो जनप्रतिनिधि समावित कर सकता है, ऐसी संभावनाओं के साथ सही जनप्रतिनिधि भिलाई के अंदर है, उसको लेकर हम काम करेंगे। सर, आप बीजेपी के कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे के सुपुत्र हैं और देखा जाए तो राजनीति परिप्रेक्ष्य में या पृष्ठभूमि में आपने उतनी पकड़ नहीं बनाई है, ऐसा लोगों का मानना है, क्या कहें? देखिए, मैं सबसे पहले चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे परिवार की बात की जाए तो मेरे दादाजी जब भिलाई स्टील प्लांट जब बनी थी तब वो यहाँ पे आए थे, बीएसपी के कर्मचारी थे, उन्होंने कोकोवन में काम किया। फिर मेरे फादर राजनीति में सक्रिय हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर, और फिर उन्होंने भी बीएसपी में काम किया। तो मुख्यतः मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ, एक कहना चाहिए कि लोअर मिडिल क्लास है, क्योंकि हमारे शुरुआत जो हुई वो कैंप से हुई, कैंप के बाद सेक्टर 6, सेक्टर 4, फिर सेक्टर 9। तो मेरे घर में कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं रही कि अगर मेरे फादर राजनीति में हैं तो मुझे भी मेरे घर में ये पुश किया गया कि नहीं बेटा तू भी राजनीति कर। बीच में कहें तो आपने भुनाया नहीं उस चीज़, यानी लोग हम पीढ़ीवाद का फायदा उठाते हैं, आपने वो नहीं उठाया। देखिए, पीढ़ीवाद का फायदा की बात नहीं, मैंने 2 चीज़ मैंने कहा, जैसे परिवार की स्थिति की बात कर रहा था कि परिवार की कभी मेरे घर में इस तरीके का वातावरण नहीं रहा कि भाई मेरे फादर राजनीति में हैं तो तुम भी राजनीति करो। मेरे फादर, मैंने 2 जन को बहुत प्रेरणा माना, एक आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक अपने फादर। दोनों से एक कॉमन चीज मैंने सीखी, निष्ठा और समाज सेवा। ये दोनों चीजों को अपने अंदर अडॉप्ट किया। आपने देखा होगा कि मैंने यंगिस्तान का कार्यक्रम कराया और फिर उसके बाद यंगिस्तान में भी बहुत सारी चीजें रही, और फिर उसके बाद श्री राम जन्मोत्सव समिति से हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। अब जहाँ तक कि राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात है, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि तय कैसे होगा? क्या पद के दायरे में रह के राजनीतिक पृष्ठभूमि तय होगी या जनाधार के आधार पर राजनीतिक पृष्ठभूमि तय? अगर जनाधार के आधार पर तय होगी तो आज पूरे भिलाई में 10 प्रखंड है। 10 प्रखंड में हर प्रखंड के युवा साथी मेरे साथ जुड़े हैं। लगभग मैं अगर बहुत ज़्यादा भी ना कहूँ तो 2-2.5 हज़ार की संख्या में युवा साथी मेरे साथ जुड़े हैं। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि तो हमेशा लोगों के विचार बदलते रहते हैं, और राजनीति मेरे हिसाब से एक फुटबॉल के खेल की तरह है। जब 22 के 22 खिलाड़ी खेलते हैं सिर्फ गोल मारने के लिए, पर ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि गोल सामने वाले के पोस्ट में लगे। कई लोग आज के समय में अपने गोल में ही गोल मार रहे हैं, तो मुझे जब भी अवसर मिलेगा मैं सामने वाले के गोल पोस्ट पे ही गोल मारूंगा। वर्तमान की राज्य सरकार की ऐसी कई अनियमितताएं हैं जो लगातार उजागर भी हो रही है, नजर भी आ रहा है। बावजूद इसके विपक्ष की बीजेपी सरकार या लोग कहें उसकी आलोचना करते या उसका खुलकर विरोध करते नहीं देखे जाते। नहीं, देखिए, अगर नजर आ रहा है तो कैसे नजर आ रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अच्छा काम कर रही है तभी नजर आ रहा है, ऐसे तो नजर नहीं आएगा। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर अभी पूरी युवा मोर्चा की टीम काम की, और शराबबंदी को लेकर आंदोलन हुआ, महिलाओं के
लिए आंदोलन हुए, जो केस बिलासपुर में हुए, रायपुर में हुए, उसको लेकर हुए, तो लगातार ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष की भूमिका बहुत ही अच्छे से निभा रही है और अच्छा काम भी कर रही है। और आने वाले समय में, जैसे अभी के वर्तमान स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पूरी पुण्यतिथि में सभी जगह संगोष्ठी चल रही है, तो ऐसा नहीं है, ये सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है। मनीष सर, जैसा कि आपने कहा है कि समिति द्वारा लगातार लोगों की सहायता करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वर्तमान में टाउनशिप को में जो पानी की समस्या बहुत उजागर हुई है, गंदे पानी को लेकर लोगों ने बहुत आक्रोश जताया है, समिति ने किस तरह आगे आकर इसमें काम किया और जबकि समस्या जस की तस अभी बनी? देखिए, अभी पूरे भिलाई के अंदर पिछले 3 महीने में आपने देखा कोरोना से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे और हम लोगों की समिति भी कोरोना में लोगों की सेवा कर रही थी, निरंतर काम कर रही थी। पर पिछले 2 महीने पहले से बहुत सारे लोग पानी की समस्या को लेकर अपनी बातें कर रहे थे कि गंदा पानी आ रहा है, लोग एटीएम की लाइन में लगे हैं, लोग रोज पैसे खर्च करके पानी ले रहे हैं। ये भिलाई के इतिहास में पहली बार था। बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो भी समर्थित लोग हैं, सभी ने ये बात कहा कि आप लोग पानी के लिए क्यों नहीं कुछ करते। तो मैंने पूरे 1 महीने इंतजार किया, इस चीज का इंतजार किया कि जिसको भिलाई की जनता ने जनप्रतिनिधि बनाया था, वो शायद भिलाई के लिए कुछ करेगा। तो मैंने देखा कि वो हमारे विधायक जी फिल्टर प्लांट भी गए, उनको मालूम था कि वहाँ गंदा पानी है, तो भी गंदे पानी को झांकने गए। पेपर में ये बयान दिया गया, 1 हफ्ते के अंदर भिलाई को शुद्ध पानी मिलेगा। हमने 1 हफ्ता इंतजार किया, फिर ये कहा गया कि उसके 1 हफ्ते बाद भी लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा। जब ये समय सीमा खत्म होते जा रही थी, बीएसपी राज्य सरकार पे और विधायक पे बोल रही है, विधायक बीएसपी पे बोल रहे हैं। जब ये दोनों फुटबॉल खेल रहे थे, तो हम लोग उस चीज को देख रहे थे कि कब तक ये सॉल्यूशन हो सकता है। तब उसके 1 महीने बाद जब हमको लगा कि नहीं हो रहा है इनसे, तब हमारी समिति ने, और उस समय किसी संगठन ने आवाज नहीं उठाई, किसी भी संगठन ने उस समय एक आवाज नहीं उठाई पानी को लेकर। तब हमारे संगठन ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, हुडको से लेकर सेक्टर 1 तक हर एरिया में हस्ताक्षर अभियान चलाया, लोगों को जागरूक किया। लोग वैसे खुद से जागरूक थे, लोगों को पानी की इतनी समस्या थी कि हमारा कोई भी युवा कार्यकर्ता उनके घर जाता था और साइन कराने जाता था, वो तुरंत पहले कागज लेके, अरे साइन करो पर आप इसको करा देना, ये एक विश्वास। फिर उसके बाद हस्ताक्षर अभियान के बाद आंदोलन हुए। सभी जो उस समय हमारे समिति के जितने लोग थे, जो पार्षद थे, वो बीएसपी के अधिकारियों से मिले, वहाँ मटका फोड़ आंदोलन हुआ। उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा, यहाँ के विधायक नहीं जागे। उसके बाद हम लोगों ने मानव श्रृंखला लगाई। मानव श्रृंखला के बाद लोगों को जागरूक किया, प्रशासन को जगाने का काम किया, और उसके बाद कुछ दिन तक पानी साफ आया। और अभी की फिर वर्तमान स्थिति में मुझे सुनने को आ रहा है कि फिर से पानी गंदा है। तो अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो आने वाले समय में अभी देखिएगा कि अभी आपने देखा होगा कि कुर्सी पार के अंदर भी सेम समस्या है पानी को लेकर। यहाँ पे तो हम ठीक है कि हमारे विधायक जी बीएसपी पे दोषारोपण कर सकते हैं, पर वो तो नगर निगम का क्षेत्र है कुर्सी पार। उस कुर्सी पार क्षेत्र में अमृत मिशन, जो पूर्व की सरकार ने उस मिशन को चालू किया था, आज तक 2.5 साल हो गए, बहुत सारी जगह पाइपलाइन नहीं बिछी, बहुत सारे लोगों के घर में शुद्ध पानी नहीं आ रहा है। तो इसको आश्वस्त कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो समय दर समय, जैसे मैंने कहा कि हम अपना धर्म जरूर निभा रहे हैं। धार्मिक संगठन को ये जरूरी नहीं कि सिर्फ धर्म की बात करें। अगर कोई अधर्म करता है, अगर कोई हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में किसी गलत नीति को लेके आता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म होता है। उसी धर्म का पालन करते हुए हमारी समिति और हमारी समिति के सभी लोग काम कर रहे हैं, और निरंतर हम भिलाई को प्रायोरिटाइज करके आगे भी काम करते रहेंगे। भिलाई हमारी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी रहेगी। खेल की बात करते हैं, एजुकेशन हब भिलाई,
इसमें अगर देखा जाए तो क्रिकेट को एक नई पहचान आपने दी, यहाँ के युवाओं को मंच दिया, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की भी के लिए भी आपने उनको मंच प्रदान किया। यज्ञस्थान द्वारा आगामी दिनों में क्या ऐसे आयोजन कराए जाएंगे जो युवाओं को अभी तक वो है कि आप करवाने वाले हैं? यज्ञस्थान एक ऐसी चीज़ रही है जो मेरे दिल के करीब है, और उसने शुरुआत में उसी यज्ञस्थान की वजह से मेरी पहचान पूरी भिलाई में बनी। यज्ञस्थान की शुरुआत जब हुई तो चूँकि मैं खुद एक बहुत स्पोर्ट्स लवर हूँ और उस समय मैं भी क्रिकेट खेलता था, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें दिखती थी अपने आसपास। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास टैलेंट होता था पर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, तो वो एक बैक ऑफ द माइंड मेरे चलता था। तो जब यज्ञस्थान हुआ तो मैंने यही सोचा कि उन युवाओं को मंच दिया जाए जो सक्षम हैं, जो टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, पर उनको मंच नहीं मिलता। यज्ञस्थान में एक ऐसा मात्र टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ के अंदर होगा जिसमें एक टूर्नामेंट में लगभग 2500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे। हमने यज्ञस्थान के माध्यम से छत्तीसगढ़ क्रिकेट लीग भी कराया, पर सिर्फ युवाओं के मंच की बात नहीं करता। अगर आपने देखा होगा यज्ञस्थान का जो भी कार्यक्रम रहा है वो भिलाई को फ्रंट में रख के किया गया। यज्ञस्थान का पहला टूर्नामेंट 2013 में कुर्सी पार के अंदर हुआ। जिस ग्राउंड में हुआ उस ग्राउंड की दिशा 2013 के पहले क्या थी? आज उस ग्राउंड का पूरा जीर्णोद्धार हुआ। आज उस ग्राउंड में ऐसा हो गया कि एक बड़ा मंगल भवन भी बन गया, बेटियों की शादी भी होती है, और उस ग्राउंड के अंदर एक कुर्सी पार में जहाँ 1 लाख की आबादी रहती है वहाँ एक हृदय स्थल के रूप में वो ग्राउंड बना। और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी शुरुआत यज्ञस्थान के क्रिकेट से हुई। वहाँ अगर क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं होता तो शायद वो ग्राउंड उस तरीके से नहीं विकसित होता। दूसरी चीज़, जब हम लोग ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट लीग में वो जो क्रिकेट लीग का फॉर्मेट था वो आईपीएल का फॉर्मेट था। उस समय हम लोगों को एक ऐसा ग्राउंड चाहिए था जिसमें फ्लड लाइट हो, जिसमें ग्रीनरी हो, जिसमें स्पेक्टेटर्स बैठ सकें, और वो हर फैसिलिटी हो जो अगर हम उसको नेशनल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं नियो स्पोर्ट्स जैसे, जिसमें 8 देशों का लाइव टेलीकास्ट हो, तो वो ग्राउंड उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर दिखे कि एक बड़ा इंटरनेशनल ग्राउंड है। तो उसके लिए मेहनत की। उसके बाद पूरे भिलाई के अंदर पहला फ्लड लाइट ग्राउंड सेक्टर 1 में दिखा, और उस सेक्टर 1 के फ्लड लाइट के ग्राउंड के बाद सेक्टर 2 में फ्लड लाइट का बना फुटबॉल का। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड में वही फ्लड लाइट का सेम स्टेटस का ग्राउंड हाउसिंग बोर्ड के अंदर बना। और उसके बाद तो पूरी बाढ़ आ गई भिलाई के अंदर कि आप जहां भी देखोगे फ्लड लाइट। हॉस्पिटल सेक्टर में भी देखोगे तो वो भी 2018 में मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जाते जाते समय एक मेरे घर के पीछे में एक ग्राउंड था, उसके लिए 40 लाख रुपए का सेंक्शन किया गया, और उसको भी डाइवर्ट करके उस सेक्टर 9 के परिवर्तन करके उसको हॉस्पिटल सेक्टर बनाया गया और उसको फ्लड लाइट का ग्राउंड बनाया। तो ये जितनी चीजें हुई वो यज्ञस्थान के क्रिकेट के माध्यम से हुई, और यज्ञस्थान ने एक लोगों को दिशा देने का प्रयास किया, और मेरी पूरी यज्ञस्थान की टीम, मेरे सभी सह संयोजक और बाकी लोगों ने इसमें बहुत ही मदद की। साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ मैं यज्ञस्थान में कहना चाहूँगा, यज्ञस्थान सिर्फ क्रिकेट के माध्यम से नहीं, भिलाई को दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी, कल्चरल कार्यक्रमों में भी हम लोगों ने काम किया, जिसमें से सोनू निगम का एक कार्यक्रम था। क्योंकि भिलाई को अगर आप सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे फिल्म मेकर, डायरेक्टर भी हमारे यहाँ से गए हैं, बहुत सारे एक्टर्स गए हैं यहाँ पे। तो मुझे एक चीज़ का रहता था कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो रायपुर में होता है, राज्योत्सव हो रहा है, बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं तो रायपुर में हो रहा है। हमारे भिलाई वाले लाइन रायपुर में जाके लगाते। पहली बार ऐसा हुआ था जब हमने कल्चरल कार्यक्रम सोनू निगम का और सुखविंदर सिंह जी का किया था, तो 50,000 की क्राउड आई थी। रायपुर के लोग भिलाई में लाइन लगाए थे, राजनांदगांव के लोग भिलाई में लाइन लगाए थे, और वो कॉन्सर्ट फ्री कॉन्सर्ट था। पूरे देश में फ्री कॉन्सर्ट कहीं नहीं होता, जहाँ भी होता है वो टिकटिंग होती है, लोग पैसा लेते हैं। तो हमने जो भी काम किया, पहले मेरे सोच में हमेशा भिलाई रहा
और भिलाई को प्रायोरिटाइज करके ही हम लोग काम करते रहे। यंगिस्तान, अभी तो जैसे मैं यंगिस्तान में हम लोगों ने काम किया, हमारी पूरी टीम थी उसमें, चिन्ना किशोर भैया थे, सब लोग थे, तो उसको एक लेवल पे लाने का काम किया अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपनी निष्ठा से। अब मैं SRJS में हूँ, श्री राम जन्मोत्सव समिति में, तो मुझे उतना समय नहीं मिल पाता कि मैं बाकी चीज़ों में ध्यान दे पाऊँ, पर निश्चित तौर पर जब भी ऐसा अवसर आएगा तो यंगिस्तान का कोई भी इवेंट जरूर आने वाले सालों में लोगों के जरूर करेंगे। सर, ये तो खेल से जुड़े और चुनाव से जुड़े संबंधित सवालों के जवाब आपने दिए। कोरोना जो महामारी है, विश्व में पूरा आतंक मचा कर रखी रही, इसने पहली और दूसरी वेव से भी काफ़ी खतरा महसूस हुआ और लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को गंवाया। वर्तमान में भी तीसरा वेव का ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही दस्तक देगी और लोगों में वैक्सीन को लेकर अज्ञानता भी है। आप ग्रैंड एशियन न्यूज़ के व्यूवर्स को और भी लोगों को, प्रदेशवासियों को अपील करें कि वो वैक्सीन निर्भीक होकर लगाएं। नहीं, मैं निश्चित तौर पर ग्रैंड एशियन के जितने भी व्यूअर्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनको दिल से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत जल्द से जल्द अपने आसपास के जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हों वहाँ पे जाकर वैक्सीन लगाएं। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने सेकेंड वेव में जो थोड़ी बहुत लापरवाहियाँ की, उन लापरवाहियों का हमने देखा कि बहुत सारे माता पिता हमसे खो गए, भाई बहन हमसे खो गए, बहुत सारे रिश्तेदार, और जो हमारा भिलाई का एक समाज है, उस समाज में बहुत सारे लोगों को हमने खोया। तो आने वाले समय में हम सबको सुरक्षित रखें। और अभी मैं बहुत सारी शादियों में जा रहा हूँ, शादियों में मैंने देखा कोई मास्क नहीं पहन रहा, बहुत सारे मार्केट प्लेस में देख रहा हूँ मैं मास्क नहीं पहन रहा। अभी की वर्तमान सिचुएशन में थर्ड वेव की आहट भिलाई के आसपास क्षेत्रों में आ चुकी है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ, सबसे पहले जितने भी 40 अबाउ हैं और 40 बिलो भी, जो यंग हैं 18 to 45 भी, सभी सबसे पहले वैक्सीनेटेड हो जाए, क्योंकि जो साइंटिस्टों ने और बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ये कहा है कि आने वाले समय में थर्ड वेव जो है वो छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। उसके लिए उनको प्रभावित ना हो, उसके लिए आप सब वैक्सीनेटेड हों, आपके घर में सभी लोग वैक्सीन्स लें। और मैं इसके माध्यम से मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने 18+ जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए जो फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश के अंदर लागू की है, उनको भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे मनीष पांडे, श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष। हम उनका आभार धन्यवाद प्रदर्शन करते हैं कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी दिनों में भी हमारे साथ आप ऐसे हाजिर होंगे, ऐसे हम मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब भी बुलाएंगे मैं ग्रैंड एशियन के हर कार्यक्रम में हाजिर हूँ। तो दर्शकों, आज के हमारे इस खास पेशकश फेस टू फेस विद शाहीन में हमारे साथ थे मनीष पांडे जी। उन्होंने बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब दिए और उन्होंने उम्मीद भी जताई है और कई सारी बातें हमको बताई है, कोरोना से जुड़ी या निगम चुनाव से जुड़ी या समिति से जुड़ी। और उन्होंने वादा भी किया है कि आगामी दिनों में जल्दी हमारे साथ फिर से उपस्थित होंगे। कैमरामैन संतोष शर्मा के साथ मैं शाहीन।